हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे वो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में फिर बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को सबको पता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज बेसिकली कलेक्शन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, सैनिटरी लैंडफिल के बारे में बात करेंगे, और हम जो सरफेस इंपाउंडमेंट होते हैं वहां उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का आपको मैं ऑप्शन आंसर बता के फिर उसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो इस हर एक पहले क्वेश्चन का आंसर कि इस तरह से क्वेश्चन अभी बना है और इसका ये ऑप्शन या ये आंसर आया है और इसके पीछे क्या रीजन रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी साथ लेके चलेंगे, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आराम से शांति से चित्त को रिलैक्स करके बातों को सुनना है। ठीक है, चलो। जैसे अभी आपको मैं अगर इसका पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है ना, आपसे पूछा गया है पेपर में, क्या क्वेश्चन है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन डिसाइडिंग प्रॉपर फ्रीक्वेंसी फॉर मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एंड इकोनॉमिकल अप्रोच ऑफ गार्बेज कलेक्शन फ्रॉम द सोर्स। बेसिकली यहां पे पहले तो नोट को पढ़ लेना, आप नोट की बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि आप जो गार्बेज कलेक्शन कर रहे हैं यानी कि जो कचरा है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी अप्रोच है जो बेसिकली नॉट ए फैक्टर इन डिसाइडिंग प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसा कौन सी एक अप्रोच है जो एक तरह से वो चीज को डिसाइड नहीं कर रही या वो उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है कि इसमें गार्बेज कलेक्शन के अंदर कि वो ऐसी कौन सी चीज है इसमें ऑप्शंस में जो गार्बेज कलेक्शन आप कर रहे हैं या कचरा संग्रह जो हम कर रहे हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा इफेक्ट गार्बेज कलेक्शन में नहीं कर रही है ना। तो नोट है, याद रखना। तो पहला है कि अमाउंट ऑफ वेस्ट, यानी कि कितना वेस्ट है उसकी अमाउंट। बिल्कुल, ये जो चीज है ये तो पूरा प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी गार्बेज कलेक्शन में? करेगी भी। आपको अमाउंट तो पता होना चाहिए कितनी अमाउंट है गार्बेज कलेक्शन, उस पे तो ये जो चीज है वो तो पूरा का पूरा एकदम से डिसाइडिंग होगा। तो आपसे पूछा कौन सा फैक्टर है जो नहीं है ना डिसाइडिंग, तो अमाउंट ऑफ वेस्ट तो होगा। दूसरा जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो तो होगा ही होगा। क्लाइमेट क्यों नहीं होगा? अगर वहां का ह्यूमिड है चीजें, ह्यूमिड चीजें हैं या रेन आई हुई है या ऐसी चीजें, तो आपको पता है जो वेस्ट है वहां पे आपको बहुत ज्यादा वो स्मेल करने लग जाएगा, है ना। और तरह तरह के लिचेट भी हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसको हफ्ते में हमें जल्दी कलेक्शन करना पड़ेगा, 2 बार कलेक्शन करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो क्लाइमेट है वो वहां का बहुत ही एक तरह से आपको पता है प्रभावित करेगा या डिसाइडिंग है। ठीक है, ये भी होगा। पब्लिक इंटरेस्ट भी तो मेन है, क्यों नहीं है? अगर पब्लिक उस इंटरेस्ट ही नहीं ले रही, गार्बेज को प्रॉपरली वो हेल्प नहीं कर रही कलेक्शन में, तो कैसे करेगा, है ना? कैसे हम उसको कलेक्ट करेंगे, वो प्रॉपर अच्छे से हेल्प करे, सेग्रीगेशन करे, सही करे। पब्लिक इंटरेस्ट तो बहुत जरूरी है। तो ये तीनों चीज तो है जो तीनों फैक्टर है ये तो अफेक्ट करने वाले हैं। लेकिन कौन सा है जो इसमें नहीं है? टाइम रिक्वायर्ड टू डीकंपोज द वेस्ट। बेसिकली ये जो फैक्टर है, जो लास्ट वाला कि टाइम रिक्वायर्ड टू डीकंपोज द वेस्ट, जो वेस्ट है उसको डीकंपोज होने में, अपघटित होने में कितना टाइम लगता है, ये चीज गार्बेज कलेक्शन में कोई फैक्टर नहीं है। गार्बेज कलेक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे कितना ही टाइम ले। गार्बेज का कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा ना, टाइम कितना ही ले, ये तो बाद का है। जब हम वेस्ट ट्रीट करेंगे ना, ट्रीटमेंट करेगा, तो ये फैक्टर प्रभावित करेगा कि कितना टाइम ले रहा है डिकंपोज होने में। लेकिन कलेक्शन में तो ये प्रभावित नहीं करेगा ना, कलेक्शन तो आपको करना ही करना पड़ेगा, संग्रह। तो ये फैक्टर ऐसा है जो गार्बेज कलेक्शन को प्रभावित एक तरह से नहीं करेगा। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई ये बात? चलो, इसके बारे में अगर हम कलेक्शन फ्रीक्वेंसी के बारे में, मैं एक थ्योरेटिकल आपको लिखा हुआ है, क्या है कलेक्शन फ्रीक्वेंसी? क्या है? क्लाइमेट कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए लोकेलिटी एज वेल एज कंटेनर्स एंड कॉस्ट डिटरमाइन द कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। लिखा हुआ है ना, किसी इलाके की जलवायु परिस्थितियां और आवश्यकताएं, साथ ही कंटेनर और लागत संग्रह आवृत्ति निर्धारित करते हैं। ये चीजें हैं जो ये फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं बेसिकली, है ना। In hot and humid climate, for example, solid waste must be collected at least twice a week, as the decomposing solid waste
प्रोड्यूस बैड ओडर एंड लीचेट। बेसिकली ये बात कह रहे हैं ना कि उदाहरण के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु में ठोस अपशिष्टों को सप्ताह में कम से कम 2 बार एकत्र किया जाना चाहिए, क्योंकि विघटित ठोस अपशिष्ट है वो खराब गंध और रिसाव पैदा कर सकते हैं, लीचेट पैदा कर सकते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो सकता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। ये जो वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 नेट के लिए जो कंप्लीट पेपर 1 है वो पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं। लाइव सेशन होते हैं, अगर कोई लाइव नहीं देख सकता है तो उस सेशन को आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। तो एकदम हिंदी और इंग्लिश माध्यम में प्रॉपर चलता है, इस बैच के लिए चल रहा है बेसिकली। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यही वेबसाइट है अपनी www.swmg.in और मोबाइल ऐप SWMG, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप कॉम्बो पैकेज पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद हम प्रॉपरली लैंडफिल के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या है, ए नेचुरल और मैन मेड डिप्रेशन इनटू विच सॉलिड वेस्ट आर डंप्ड, compressed and daily covered with a layer of dirt. It is a close example of एक प्राकृतिक या जो मानव निर्मित अवसाद है जिसमें ठोस अपशिष्ट को डंप किया जाता है और संपीड़ित किया जाता है, और प्रतिदिन गंदगी की परत से उसको है ना, उसको परत से ढका जाता है। डेली कवर्ड लेयर ऑफ डर्ट, यानी कि डर्ट की यानी कि धूल मिट्टी उससे ढका जाता है बेसिकली, है ना यहाँ पे ये। और इसका एक करीबी उदाहरण क्या है, ऐसा किस में करते हैं बेसिकली हम, इस तरह की चीज है जो कवर करते हैं। जिस कवर क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो वेस्ट है हमने वहां पे डंप किया है वो उड़े ना, है ना, तो उसको प्रॉपरली कवर करके रखते हैं। ऐसा ये किसका एग्जांपल है, ये है इसका आंसर है सैनिटरी लैंडफिल होता है बेसिकली। लैंडफिलिंग है लेकिन कौन सा, सैनिटरी लैंडफिल है इसका आंसर ये। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है लैंडफिल, इसको हम जानते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें करते हैं। सैनिटरी लैंडफिल क्या है, इज ए मेथड ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट ऑन लैंड विदाउट डिस्टर्बिंग द environment and public health by efficiently utilizing engineering skill to confine them in the smallest practical area possible before reducing the volume of covering with a layer of earth to ensure that the least exposure to the एयर। बेसिकली क्या है, सैनिटरी लैंडफिल पर्यावरण और जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसको नुकसान ना हो, उसको पहुंचाए बिना भूमि पर कचरे का एक निपटान की एक विधि है। जैसे हम एक लैंडफिल कर दिया, ये कचरा है इसको लैंडफिल कर दिया, है ना, और इसको कवर कर दिया बेसिकली। और कवर क्यों करते हैं कि इसका एक्सपोजर एयर से ना हो, वरना ये एक्सपोजर एयर में होगा तो आपको पता है वो उसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह होंगे वो एयर में मिक्स होंगे और कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेंगे। तो यही कह रहा है कि जो ए मेथड ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट ऑन लैंड विदाउट डिस्टर्बिंग द इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ by efficiently utilizing engineering skills, इसमें प्रॉपर्ली इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज किया जाता है सैनिटरी लैंडफिल में कि कैसा कैसा डिजाइन होना चाहिए किस, क्योंकि लैंडफिल साइट्स आपने देखी होगी, लैंडफिल साइट आपने सुना भी होगा, तो प्रॉपर्ली उसमें इंजीनियरिंग लगाई जाती है ना, कि किस तरह से होगा। वहां पे तरह तरह के आप नाम भी पढ़ते हैं, अगर टेक्निकली पढ़ोगे, कुछ सेल्स होगी वहां पे, सेल्स क्या चीज होती है ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लिफ्ट है वो क्या चीज होती है, डेली कवर कैसे करते हैं, ये सारी बातें भी हम करेंगे। और इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था नेट के पेपर में कि लिफ्ट क्या चीज है, वो भी बात करेंगे, है ना। स्मॉल, तो ये बेसिकली बिल्कुल कुशलता पूर्वक हम जमीन का यूज करते हैं कि छोटा से छोटा वॉल्यूम ले और उसमें इस तरह से हम वेस्ट को डंप करें प्रॉपरली और उसको कवर करें डेली बेसिस पे, जिससे हमारे स्वास्थ्य पे किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। तो सैनिटरी लैंडफिल करते हैं बेसिकली। तो इसके बारे में कुछ जो टेक्निकल शब्द हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, है ना,
इसमें ये लिखा हुआ है सेल्स, है ना, ये एरिया सेल्स है ना, सेल्स है। और ये बेसिकली हमारा ओरिजिनल ग्राउंड है, बेसिकली ये जो नीचे आपको दिख रहा है जिसपे हमने ये सेल्स बनाए हुए हैं। और ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये कवरिंग है, डेली बेसिस पे कवर करते हैं हम। और आपको बताया कि डेली बेसिस पे कवर क्यों करते हैं, वो इसलिए कवर करते हैं कि वो एयर के कॉन्टेक्ट में पॉल्यूटेंट्स वगैरह ना आए, वो बिखरे नहीं बेसिकली, तो डेली कवर करते हैं। और ये इसके अंदर वेस्ट है, ये कॉम्पैक्टेड वेस्ट है सेल्स के अंदर। और ये जो बनाई गई है, ये लिफ्ट बनाई गई है, फर्स्ट लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट। तो यहां से आप स्ट्रक्चर को समझ रहे हो क्या, ये आपके पास क्या है, ये ओरिजिनल लैंड है नीचे, ठीक है। और इसमें आपने कुछ सेल्स बना दिए हैं। सेल्स क्यों बनाए हैं और सेल्स का क्या यूज है वो भी हम बात करेंगे। यहां सेल्स बना दिया है और यहां पे आपने डेली कवर किया है, जो भी आपने कचरा है, जो भी वेस्ट है उसको डंप किया है, कंपैक्टेड जो या वेस्ट है उसको डेली कवर किया है। और यहाँ पे लिफ्ट है, देखो फर्स्ट लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट, ये लिफ्ट बना दिया है, ठीक है। ये क्यों बनाई गई है, ये क्या बात है, अभी आप क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इन शब्दों को देख लो आप। तो ये कह रहा है, ये जो फेज आपको डायग्राम में दिख रही है, दिस इज ऑपरेशनल फेज ऑफ सैनिटरी लैंडफिल। इस तरह से ये ऑपरेट होती है ना। इसके अंदर कंसेप्ट कौन कौन से, एक तो सेल्स हो गई, एक डेली कवर हो गया और लिफ्ट्स हो गई। तो बेसिकली क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये नोट है, इसको नोट को संभाल के याद रखना है आपको। कह रहा है ईच डेज वेस्ट आर रिसीव्ड एंड कॉम्पैक्टेड इनटू सेल्स। बेसिकली प्रत्येक दिन जो हमें कचरा प्राप्त होता है और वो उस सेल्स में इकट्ठा करते हैं, सेल्स बनी होती है और उन सेल्स में क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। सेल्स बनी होती है, सेल्स लिख लो, ये कोशिकाएं तो थोड़ा लिविंग बीइंग वाली हो जाती है, सेल्स में अंदर इकट्ठा हो जाएगी, है ना। विच आर देन कवर्ड एट द एंड ऑफ द डे विद ए थिन लेयर, है ना, ऑफ सॉइल और अदर मटेरियल। तो फिर हम क्या करते हैं उसको, जैसे ही हमने उस सेल में कचरा डाल दिया है और कचरा डालने के बाद हम जो दिन का अंतिम समय रहेगा, यानी कि एंड ऑफ द डे, शाम को एक तरह से जैसे हमने पूरा दिन वो उसमें सेल में कचरा भरा, तो एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, उसको मिट्टी या फिर कोई अन्य सामग्री की एक पतली परत से उसको ढक देते हैं, है ना, क्योंकि वो उड़े ना, बेसिकली सही से रहे वेस्ट और एयर के कांटेक्ट में ना आए, तो ये हम कर देते हैं। तो ये हो गया। तो जो साइज है सेल का, वो तो वैसे तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास वेस्ट का वॉल्यूम कितना है, लेकिन बेसिकली एक स्टैंडर्ड की बात करें तो साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द डेली वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज टू बी बरीड। बेसिकली सेल का साइज उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना वेस्ट है, डेली बेसिस पे कितना हमें डंप करना है। बट टिपिकली दे आर ऑन द ऑर्डर ऑफ 3 मीटर या फिर 10 फीट थिक। बेसिकली जनरली वो इसका जो ऑर्डर होता है वो क्रम होता है, वो 3 मीटर या 10 फीट थिक होता है, यानी कि या तो 3 मीटर चौड़ा थिक होगा, मोटा होगा, या 10 फीट होगा, ठीक है। और इसमें इस जो हमने ये साइज लिखा है 3 मीटर या फिर 10 फीट, इसके अंदर वो डेली जो कवर है वो भी इंक्लूड होगा। एंड द इंडिविजुअल एरिया इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट एंड डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड रिफ्यूज। वो तो सीधी सी बात है कि उसका इंडिविजुअल एरिया कितना होगा, क्या नहीं होगा, वो तो कितना वेस्ट हमें डंप करना है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन टिपिकली हम इस चीज को ये कह देते हैं कि इसका जो सेल्स का है जो मोटाई होगी वो 3 मीटर या फिर 10 फीट मोटा होगा, जो सेल बना होगा जिसमें हम डंप करते हैं। टिपिकली कह रहा हूं, हर जगह के लिए नहीं होता, क्योंकि डिपेंड करेगा कि आप वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, कितना वेस्ट हमें उसमें डंप करना है, ठीक है। लेकिन ये आपसे कई बार आमतौर पर पूछ लेते हैं कि कितना होता है, तो बताना है 3 मीटर या 10 फीट मोटे होते हैं, ठीक है। चलो, इसके अंदर जो लिफ्ट शब्द है, लिफ्ट क्या था, लिफ्ट की हमने बात की। लिफ्ट शब्द क्या है, व्हेन ए गिवन एक्टिव एरिया ऑफ लैंडफिल इज फिल्ड विद सेल्स, अदर लेयर कॉल्ड लिफ्ट कैन बी एडेड ऑन टॉप। बेसिकली क्या होता है, जब एक्टिव एरिया होता है लैंडफिल का, जिसमें हम जो सेल्स होती है वो भर जाती है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी लेयर बनाते हैं और वो टॉप पे ऐड करते हैं। देखा आपने उसका डायग्राम, अभी हमने देखा ना, टॉप पे ऐड कर रहे हैं, तो वो जो चीज है वो उसको बोलते हैं लिफ्ट। जैसे ये देखो, ये देखो, ये हमने क्या किया, ये मान लो यहां तक फिल हो गया, तो यहां पे हमने क्या बनाई, ये फर्स्ट लिफ्ट हो गई, है ना, ये फिल हो गया, ये सेकंड लिफ्ट हो गई। तो टॉप पे जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, लिफ्ट है, बेसिकली लिफ्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और आपको पता है जब हम लैंडफिल करेंगे तो रिसाव होगा, है ना, रिसाव होगा, क्योंकि उसमें जो भी वेस्ट में जो हजार्डियस सब्सटेंस हो गए वो लिचेट करेंगे। लिचेट मतलब नीचे रिस के जाएंगे और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकते हैं वो। तो यहाँ लिचेट शब्द के बारे में भी पूछ लेते हैं क्या होता है, तो वही है, वो वाटर प्रोकोलेटिंग थ्रू द वेस्ट इज कॉल्ड लिचेट एंड इज इट्स कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट इज एसेंशियल
to the protection of local groundwater. तो बेसिकली जो परकोलेटिंग हो रहा है, जो वेस्ट नीचे जा रहा है ना, तो वो आपका जो ग्राउंड वाटर है उस क्षेत्र का, उसको हम क्या कर सकता है, कंटेमिनेट कर सकता है। तो उसके लिए हमें असेंशियल ट्रीटमेंट की जरूरत है कि वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट ना करे, ठीक है, ग्राउंड वाटर को किसी भी तरह से खराब ना करे, है ना। तो ये लीचेट शब्द भी आपसे पूछ लेता है। तो अब ये नोट है, इस नोट को भी बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखना है। बेसिकली जो कह रहा है कि जब हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जो एमएसडब्ल्यू है, व्हेन एमएसडब्ल्यू यानी कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन लैंडफिल, जब हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिपॉजिट करते हैं लैंडफिल में, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन द वेस्ट क्रिएटिंग गैसियस एंड प्रोडक्ट्स। बेसिकली जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी वहां पे सूक्ष्म जीव है वो डिकम्पोजिट करेंगे, यानी कि उसको अपघटित करेंगे जो वेस्ट है लैंडफिल के अंदर, और इससे जो गैसियस और गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और अदर वीओसी यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, है ना। और उससे लिक्विड का लीचेट भी होगा, नीचे रिसाव भी होगा। तो ये सब हो सकता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वहां पे, मीथेन बनेगा और बहुत अलग अलग तरह के जो वीओसी यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे, है ना। तो इसको हम बेसिकली अब यूज करने की बात करते हैं। जैसे जो ये मीथेन बना है, पहले तो कंसंट्रेशन या यूं कह सकते हैं कि हमारा जो ध्यान है, अटेंशन है, बेसिकली लीचेट पे बहुत होता था कि भाई हम अगर लैंड वाटर या लैंड फिल करेंगे तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होगा, और लीचेट को ट्रीटमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब देखो, अब ग्रीन हाउस गैसेज है, ये मीथेन वगैरह है, इस पे भी अब बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि लैंड फिलिंग से ये भी तो निकलती है। तो अब इसको जैसे ग्रीन एनर्जी बनाने में और ये भी पूरा अटेंशन दिया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अब लैंड फिलिंग करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और अलग अलग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये निकल रहे हैं। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, तो ये भी एक अटेंशन वाली बात होगी। तो अब मीथेन वगैरह से आपको पता है ग्रीन एनर्जी बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब इस प्रोसेस से, तो यहाँ पे भी एक पूरा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आगे हम बात करें कि लैंड फिलिंग जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली 4 स्टेज होती है। जो भी हमने मटेरियल नीचे दबा हुआ है बेसिकली, ठीक है ना, और तो डिकम्पोजिशन में इसमें 4 हम फेज की बात करते हैं। जब हमने अभी लैंड फिलिंग किया है तो जो डिकम्पोजिशन होगा, जो वेस्ट हमने नीचे दबाया हुआ है उसका जो डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा, वो 4 स्टेजेस में है। कि पहला फेज में क्या होगा, पहला फेज है एरोबिक फेज, क्योंकि अभी आपने शुरू किया है तो वहां पे अभी एयर है, बेसिकली वहां पे ऑक्सीजन है, अभी तो धीरे धीरे वो कम होगी। तो यही कह रहा है एरोबिक फेज है सबसे पहले। व्हेन वेस्ट आर प्लेस्ड इन ए लैंडफिल देयर इज इनफ entrained oxygen to allow aerobic decomposition to take place for the first few days। बेसिकली जब हम कचरा है वो लैंडफिल में शुरुआत में रखते हैं या दबाया जाता है तो पहले कुछ दिनों तक एरोबिक अपघटन की चलता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन अभी पर्याप्त मात्रा में है। ये कुछ दिन ही चलेगा, है ना। ऑक्सीजन लेवल पे धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप एंड एट द एंड ऑफ दिस फेज अनएरोबिक कंडीशन बिगिन। और जैसे ही ऑक्सीजन वहां पे अब्सेंट हो जाएगा और ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी क्योंकि धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन, तो वहां पे अनएरोबिक कंडीशन यानी कि अवायवीय स्थिति है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा फेज है, एरोबिक फेज है, क्योंकि जब शुरू हुआ है वो तो शुरुआत में तो बेसिकली क्या है, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन है वो कम होना शुरू होगी और अब्सेंट हो जाएगी धीरे धीरे और अनएरोबिक कंडीशन शुरू हो जाएगी। तो पहला फेज कौन सा, एरोबिक फेज है, जो 4 स्टेज में है। दूसरा है एसिड फेज है, यानी कि अम्लीय या एसिड फेज है। इसमें क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज अनएरोबिक कंडीशन प्रिवेल एंड 2 स्टेप प्रोसेस बिगिंस। बेसिकली इस चरण के दौरान आपको पता है इसके अनएरोबिक कंडीशन हो जाती है, बेसिकली अवायवीय स्थिति होती है, वो बहुत तेज हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है। और यहाँ पे 2 स्टेप का प्रोसेस है बेसिकली एसिड फेज के अंदर। 2 स्टेप कौन कौन सा है, एक तो है हाइड्रोलाइजिंग फर्मेंटेटिव होता है और एक एसिटोजेंस होता है। बेसिकली वे हाइड्रोलाइजिंग फर्मेंटेटिव में क्या है, जो फर्मेंट, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन आ चुकी है पूरी की पूरी, तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सच एज सेलुलोज एंड स्टार्च इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स दैट कैन बी फर्मेंटेटेड इनटू हाइड्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल। बेसिकली क्या होता है, इस जो एसिड फेज का जो एसिड फेज के अंदर जो दो स्टेप है, बेसिकली पहला है हाइड्रोलाइजिंग फर्मेंटेटिव। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स था, जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, वो सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाएंगे, है ना, साधारण या सिंपल में टूटेंगे, और दैट कैन बी फर्मेंटेटेड, और वो फर्मेंटेड हो जाएंगे, उनका किण्वन हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल में। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग फर्मेंटेटिव। और दूसरा है एसिटोजेंस। इसमें क्या है, जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं अभी जो बने हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे बैक्टीरिया एक्शन के द्वारा, किसके अंदर, कन्वर्टेड इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना, जैसे एसिटिक एसिड है, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। एज दीज एसिड्स फॉर्म, जैसे ये एसिड्स बनते हैं, जैसे ये एसिड बनेंगे, नाम लिखा है ना एसिटोजेंस, जैसे ये एसिड बनेंगे तो जो पीएच है वो कम हो जाएगा, पीएच है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे एसिडिक बनेगा तो पीएच नीचे चला जाता है ना, आपको पता है कि 0, 7 और 14 है, तो इससे नीचे आएगा तो एसिडिक कंडीशन आएगी, और एसिड बन गया है तो पीएच लेवल है वो नीचे आएगा, है ना, तो पीएच ऑफ द लिचेट ड्रॉप्स। और इससे क्या होगा, जैसे पीएच नीचे आएगा तो अलाउ हैवी मेटल टू बी सोल्यूबलाइज्ड, और इससे क्या होगा, जो हैवी मेटल होगा वो सोल्यूबलाइज हो जाएंगे, घुल जाएंगे बेसिकली, ठीक है। और द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द वेस्ट राइजेस, और इसमें क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन है वो भी प्रोड्यूस होगी। ये आपको ध्यान रखना है इस कंडीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत आराम से रोक के इस चीज को 2 बार पढ़ के समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं और ये स्लाइड क्या कहना चाह रही है, ठीक है, प्लीज शांति से, है ना। तो दूसरी फेज एसिड फेज में हमने 2 स्टेप की बात की, हाइड्रोलाइजिंग फर्मेंटेटिव और एक है एसिटोजेंस के बारे में, ठीक है। अब अगर तीसरी स्टेज के बारे में बात करें, दैट इज मेथनोजेनेसिस अनस्टेडी, यानी कि मेथनोजेनेसिस एक अनस्टेडी है, ये अस्थिर अवस्था है। इसमें क्या होगा, अनदर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मीथेन फॉर्मर्स, है ना, जैसे या फिर इसको मेथेनोजेंस कहते हैं, कन्वर्ट द ऑर्गेनिक एसिड इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक एसिड पीछे स्टेप में बना था, उसको जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किस में बदल देंगे, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देंगे। और अब क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, जो पीएच है वो वापस अपनी जो न्यूट्रल कंडीशन में है उसमें आना शुरू हो जाएगा, और एंड द रिलीज ऑफ हैवी मेटल इनटू द लिचेट डिक्लाइन। और जो पहले लिचेट में सोल्यूबल हो रहे थे, बेसिकली जो सोल्यूबल होकर नीचे जा रहे थे, वो अब परिस्थिति अब डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी हैवी मेटल का, क्योंकि अब जो पीएच है वो किस में आ गया, न्यूट्रल कंडीशन में आना शुरू हो गया। और ये जो कंडीशन है ये कुछ महीनों तक रहती है, ये कंडीशन कुछ महीनों तक रहती है, थर्ड जो फेज है। और लास्ट अगर हम बात करें, फोर्थ फेज है, दिस इज मेथेनोजेनेसिस स्टडी, यानी कि मेथेनोजेनेसिस स्थिर अवस्था। इसमें क्या होता है, द ड्यूरेशन ऑफ ईच फेज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली हर जो फेज है वो किस पे डिपेंड करता है, जो हम बात कर रहे हैं वहां पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वहां पे न्यूट्रिशन क्या क्या है, उस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस पे मेनली डिपेंड करेगा, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स पे। बट टिपिकली ऑन द ऑर्डर ऑफ ए ईयर और सो आफ्टर ए लैंडफिल सेल इज कंप्लीटेड, द जनरेशन रेट ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेटल डाउन इनटू नियरली इक्वल परसेंटेज। अब धीरे धीरे क्या होगा इस फोर्थ स्टेज में, है ना, स्टेडी अवस्था में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो बन रहा है वो उसका लगभग नियरली इक्वल परसेंटेज में बनना शुरू हो जाएगा, इक्वल परसेंटेज में इस स्टेज में। तो लिखा हुआ है ना, a landfill cell is completed, the generation rate of CH4 and carbon dioxide settle down into nearly equal percentages। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन आपको समझ में आया तो लैंडफिल के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, हर एक फेज के बारे में बात की है, इन फेज को भी आपको समझना है प्लीज अच्छे से, है ना, कि कौन सी गैस क्या निकलता है और कौन सा फेज को क्या बोलते हैं। और इसमें हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाते हैं ना, जैसे कि भी धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो रहा है, देखो अगर ऑक्सीजन यहाँ इतना था, या फिर नाइट्रोजन है, न्यूट्रिएंट है, वो भी लेवल कम हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और मीथेन भी बढ़ रहा है ना। फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि दोनों लगभग सेम फेज में आ जाएंगे, सेम कंसंट्रेशन में आ जाएंगे, जो लास्ट स्टेज होगी, जो है ना, जो फोर्थ स्टेज में, कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन लगभग सेम अवस्था में आ जाएंगे, है ना, मतलब सेम सांद्रता में आ जाएंगे। ये बात जो हम कर रहे थे पीछे, तो इस तरह का मैप रिप्रेजेंटेशन भी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देते हैं कई बार।
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि सरफेस इंपाउंडमेंट्स आर एक्सक्वेटेड एरियाज विच आर यूज्ड टू स्टोर लिक्विड हजार्ड वेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द प्रोसेस इज नॉट अप्लाइड इन सरफेस इंपाउंडमेंट्स। बेसिकली क्या कह रहा है ये कि जैसे आपने कभी देखा होगा, इसको अगर सीधी भाषा में समझे कि ये है जैसे कोई गड्ढा खोद दिया और इसमें जो हजार्डियस लिक्विड वेस्ट है इसको इकट्ठा कर लिया, हजार्डियस लिक्विड वेस्ट है ना, ये ऐसे गड्ढा खोद लिया है ना सरफेस पे, और इस सरफेस में लिक्विड वेस्ट को इकट्ठा कर लिया है ना, तो किसके लिए, इसको ट्रीट करने के लिए बेसिकली है ना। और ये एक तरह से टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। लैंडफिल तो क्या है, एक फाइनल डिस्पोजल है, और ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं है ना, स्टोर टेम्परेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर आगे इसको रीयूज करेंगे। तो इसमें ये पूछा है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा है विच प्रोसेस इज नॉट अप्लाइड, कौन सा प्रोसेस अप्लाई नहीं होता इस ट्रीटमेंट में, बेसिकली बात ये पूछ रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही होगा। न्यूट्रलाइजेशन में क्या है, देखो कोई एसिडिक हो सकता है या बेसिक कंडीशन हो सकती है, तो न्यूट्रलाइज तो करना ही पड़ेगा उसको। न्यूट्रलाइज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जिस आप आगे बॉडी में डालोगे किसी में भी जो वहां से ट्रीट करके, तो अगर वो एसिडिक कंडीशन है तो भी दिक्कत करेगा, बेसिक कंडीशन है तो भी दिक्कत कर सकता है वहां पे, अगर उसके क्योंकि नेचुरल कंडीशन में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, तो न्यूट्रलाइज करोगे बिल्कुल करोगे। तो ये तो एक प्रोसेस अप्लाइड होता है। दूसरा कह रहा है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन भी करते हैं क्योंकि जैसे कोई हैवी मेटल्स वगैरह है तो उसको प्रेसिपिटेट करके रिमूव करना पड़ेगा, अगर सोल्यूबल फॉर्म है तो प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा, तो ये भी प्रोसेस है। सेटलिंग भी चलेगी, सेटलिंग तो होगा ही होगा, क्योंकि जो सेडिमेंट्स वगैरह होगा, सेडिमेंट जैसे हम पढ़ते हैं ना अग्नि का फिटकरी का एलम का यूज करते हैं, फ्लैकुलेशन होता है, कोएगुलेशन, फ्लैकुलेशन, सेडिमेंटेशन वगैरह होता है, तो सेटलिंग प्रोसेस भी तो होगा ही होगा है ना, सेडिमेंटेशन वगैरह। और इवेपोरेशन है, ये बेसिकली अगर हम बात करें ना, इवेपोरेशन के प्रोसेस को हम हजार्डियस वेस्ट प्रोसेस में इसमें ट्रीटमेंट में बेसिकली यूज नहीं करते हैं। इवेपोरेशन आपने नहीं सुना होगा, ये तो हम डिस्टिल्ड वाटर वगैरह अगर हमने देखा होगा वहां यूज करते हैं। इवेपोरेशन का प्रोसेस इसमें बेसिकली नहीं होता है। इवेपोरेट होगी चीजें तो वोलेटाइल जो होंगी चीजें वो उड़ जाएगी और कहीं ना कहीं एयर में मिक्स होगी, वो तो दिक्कत करेगा। तो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस हम नहीं करते हैं, तो ये प्रोसेस नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखता है। तो लास्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो ये आप नोट भी संभाल के रखना, ये हजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड। हजार्डियस वेस्ट कैन बी ट्रीटेड बाय केमिकल, थर्मल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल मेथड, यानी कि जो भी हजार्डियस वेस्ट है हम उसको केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, थर्मल कर सकते हैं, बायोलॉजिकल या फिजिकल मेथड यूज करते हैं। और केमिकल मेथड में क्या यूज करते हैं, जैसे आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, प्रेसिपिटेशन जो भी पढ़ा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो सकता है, और न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। ये सारा का सारा क्या है, ये केमिकल ट्रीटमेंट है ना, बेसिकली रासायनिक मेथड है ये जो हम ट्रीट करते हैं उसको। ठीक है, और एक बात और, हाँ, सरफेस इंपाउंडमेंट के बारे में ये लाइन जो याद रखना, ये जो नीचे मैंने कलर चेंज किया हुआ है कि सरफेस इंपाउंडमेंट आर जनरली यूज फॉर temporary storage or treatment, whereas the landfill is an area designed for the final waste disposal। ये जो अभी हमने बात की थी क्वेश्चन करते टाइम कि जो सरफेस इंपाउंडमेंट है उसका आमतौर पर अस्थायी भंडारण और उपचार के लिए किया जाता है, जबकि जो लैंडफिल है वो एक तरह से अंतिम अपशिष्ट निपटान के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र है, यानी कि ये फाइनल वेस्ट डिस्पोजल है बेसिकली लैंडफिल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और हमने क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी को भी किया है। आई थिंक आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस चीजों को आप अपने स्टूडेंट्स जो आपके कलीग्स हैं जो ये चीजें देखना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं अगर आप विलिंग हैं। और आप चैनल को मैं वैसे बोलता नहीं हूं, लेकिन अब इसलिए बोलना पड़ रहा है, स्टूडेंट कहते हैं सर बोल दिया करो, रिमाइंड हो जाता है सबको, तो आप इसको शेयर और नोटिफाई कर सकते हैं, जो ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहे। और अपने चित्त को शांत रखें और आप खुश रहें और इसी तरह से काम करते रहें। बहुत बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझे तभी बात बनेगी, नहीं तो चीजें खराब हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।